आज बात करेंगे एलआईसी के टॉप मैनेजमेंट से। और एलआईसी किसी परिचय की मोहताज नहीं, जहां देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, और वो भी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी को लिस्टिंग के लिए तैयार होती दिख रही है। बहुत जल्द आप इसे लिस्ट होते हुए देखेंगे। ज़बरदस्त कामकाज है, बेहद बड़ी कंपनी है। लेकिन आइए मैं स्वागत करूं राजकुमार साहब का, जो एमडी हैं एलआईसी के। उनसे पहले उनका थोड़ा सा आपको परिचय दे दूं, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जहां आमतौर पर आप ये सोचते हैं कि सरकारी कंपनियों में जो ऊंचे ओहदों पर होते हैं उनके बारे में आपको मालूम नहीं होती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजकुमार साहब आईएम अहमदाबाद से पढ़े हुए हैं, आईएसबी हैदराबाद से उन्होंने डिग्री ली है, और एनआईए पुणे से उन्होंने ट्रेनिंग ली है। ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है उनका कामकाज करने का। एलआईसी म्यूचुअल फंड के वो सीईओ रह चुके हैं। किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं, संगीत और साइंस में उनकी रुचि है। लेकिन एक सबसे बढ़िया और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिख रही है उनके बारे में, कि उन्हें एक जो अवार्ड मिला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर इन एशिया। यानी कि अपने साथियों का, सहयोगियों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाले, और वही एलआईसी की परंपरा भी है। तो स्वागत करते हैं राजकुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त दिया, बड़े दिन वक्त दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार सर। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। और जाहिर सी बात है कि एलआईसी की ढेर सारी स्ट्रेटेजी है, बिजनेसेस हैं, और आपके आईपीओ की प्लानिंग है, उन पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक बधाई देकर शुरुआत करना चाहता हूं, जो मेरी तरफ से नहीं, देश के हज़ारों लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से हैं। जो हाल ही में शुक्रवार को वेदांता का ओपन डीलिस्टिंग ऑफर बंद हुआ, और उसमें एलआईसी ने 320 रुपये के प्राइस पर बीट किए। तो एलआईसी ने जो वैल्यूएशन किया कंपनी का, वो काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर को इस लिहाज से पसंद आया कि एलआईसी ने बहुत ही सही तरीके से वैल्यूएशन किया है इस कंपनी का। ये बताएं सर, थोड़ा अंदाज़ा दें किस तरह से एलआईसी 320 रुपये की प्राइस पर पहुंची है, उसके बारे में आइडिया दें। और क्यों एलआईसी मार्केट के दूसरे लोगों के मुकाबले में, दूसरे म्यूचुअल फंड 140, 150, 160 का वैल्यूएशन कर रहे थे, लेकिन एलआईसी का वैल्यूएशन 320 रुपये का आया, क्यों और कैसे सर? देखिए, पहली बात यह है कि जब हम कोई भी निवेश करते हैं तो उसमें हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए, प्रॉफिट जनरेशन के लिए करते हैं। सेकंड है कि जिस भी कंपनी में हमने निवेश किया है उसकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, फ्यूचर क्या है, और उसके आधार पर हमने इसका वैल्यूएशन जो है वो 320 रुपये पर शेयर किया था। और हमें इस बात की पूरी आशा थी कि इस कंपनी में इतनी इंट्रिंसिक वैल्यू मौजूद है, इसलिए हमने इसको 320 रुपये के ऊपर ऑफर किया। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो 320 रुपये, लेकिन मार्केट की आम धारणा के विपरीत, क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे थे जिनकी होल्डिंग थी, उन्होंने 150, 160 रुपये में बिड किया। लोग ये भी अंदाज़ा लगा रहे थे कि अगर डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल होता तो शायद प्रमोटर्स भी 150-60 के आसपास डीलिस्ट करवाने के मूड में थे। तो इतना बड़ा गैप क्यों? कहाँ 150-60 और कहाँ दुगुना एलआईसी का वैल्यूएशन? तो क्या बाकी मार्केट एक एक्चुअली जो वैल्यू है कंपनी की सब्सिडीज़ की, वो समझ नहीं पा रहा था? एलआईसी ने ऐसा क्या देखा 320 रुपये का वैल्यूएशन करने में सर? संजय जी, मैंने दो बातें की। पहली बात ये की कि हमारा जो निवेश है उसका आधार क्या है, और उस सम प्रॉब्लम आ हेलो जी, मैं आपको पहली सुन पा रहा बात हूं यह है सर। कि हमारा आधार क्या है, किस आधार। ओके, आपकी आवाज़ बंद हो गई थी। तो पहली बात यह है कि हमने जो निवेश किया है उसके ऊपर हमें रिटर्न चाहिए। तो हमारा जो पहली चीज़ है कि हमारा जो निवेश किस लेवल के ऊपर हुआ था उसके ऊपर हमें ग्रोथ चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, उसको आधार मानते हुए जो हमारी रिसर्च टीम है उसने उसके ऊपर ये वैल्यूएशन हमें दिया, और उसी के ऊपर हमने उसको ऑफ़र किया। हम ये मानते हैं कि इस कंपनी के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है, फ्यूचर ब्राइट है, और इसलिए इस कंपनी को जो हमारा निवेश है उसके ऊपर हमें रिटर्न भी मिलना चाहिए। हम ऑब्वियसली लॉस के ऊपर नहीं बेच सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। सर आगे बढ़ता हूँ। हिंदुस्तान के करोड़ों निवेशकों को इंतजार है एलआईसी के आईपीओ का। एलआईसी की आईपीओ की तैयारियां कहाँ तक पहुंची है? कब तक उम्मीद करें सर एलआईसी बाजारों में उतरेगी?
संघवी जी की आईपीओ के बारे में ये निश्चित ही है कि जो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि शायद विश्व में भी कुछ लोग इसके ऊपर देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा आईपीओ आने का है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसको दीपम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके माध्यम से होगा, क्योंकि LIC ऑफ इंडिया 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन्ड है। तो उसके लिए सबसे पहले जो शुरुआत थी ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स को अपॉइंट करने की थी। आप जानते हैं कि 2 ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स जो हैं अपॉइंट हो चुके हैं और वो हमसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और फर्दर जो काम करने हैं उसके ऊपर हम तैयारियां कर रहे हैं। इनफैक्ट आज भी शाम को एक हमारी उनसे वीडियो मीटिंग है। हमारी जो टीम है हमने अपनी इंटरनल टीम्स भी कॉन्स्टिट्यूट की हैं, उनसे इंटरेक्ट करेंगी और उसके बाद उनकी एडवाइस के अनुसार हम काम करेंगे। जहाँ तक है कि आईपीओ कब तक आना है, भारत सरकार इसके बारे में बहुत क्लियरली कह चुकी है कि इसी साल में लेकर आना है, तो हम भी ये मानते हैं कि इसी साल ही लाना है और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक बात है। राजकुमार साहब, आपके पहले 6 महीने बहुत शानदार रहे। नए प्रीमियम की ग्रोथ 26% रही है। साल के बाकी के 6 महीनों में किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं सर आप? देखिए, कोविड-19 से जो स्थिति उत्पन्न हुई, लॉकडाउन हुआ, उससे पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रभावित हुई। उसके प्रभाव के कारण जनरल पब्लिक के अंदर एक तरह का ये आभास रहा कि उनको अपने डे टू डे बेसिस के जो दैनिक उनके खर्चे हैं उसके लिए प्रोविजनिंग करनी है। इसी कारण जो नंबर्स हैं वो अभी भी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर एक चैलेंज हैं। लेकिन प्रीमियम की जहाँ तक हम बात करें तो आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 6% की वृद्धि की दर हम दे रहे हैं। अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो पहले 3 महीने में 23% नीचे आई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुई थी और प्रेडिक्शन कल ये था कि लगभग 9.8% GDP नीचे आएगा इस वित्तीय वर्ष में। तो ये बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं हमारे हिसाब से। मैं दूसरा आंकड़ा आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो रीन्यूअल प्रीमियम है वो 12.14% की वृद्धि से बढ़ रहा है और लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हम ऑलरेडी उसको इकट्ठा कर चुके हैं। अब रही बात दूसरी छिमाही की, तो हम ये मानते हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन खुल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वापस शुरू हो रही हैं और पेपर्स के अंदर और ऑडियो वीडियो चैनल्स के ऊपर भी इस विषय में काफ़ी चर्चा हो रही है। जो इंडिकेटर्स हैं जैसे कि एनर्जी कंजम्पशन है, डीजल कंजम्पशन है, पेट्रोल कंजम्पशन है, वो जो प्री कोविड के स्तर तक पहुंच चुका है और जो गवर्नमेंट का GST कलेक्शन है वो भी सिर्फ 9% माइनस है फरवरी की कलेक्शन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक तरह से फुल स्विंग में है। तो हम ये मानते हैं कि जो दूसरा छिमाही होगा वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री और हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और जो हमारा लक्ष्य है कि 2.2 करोड़ पॉलिसीज़ करने का, उसके ऊपर हम नंबर्स में भी पहुँचेंगे और कॉन्सिक्वेंटली उसका इफेक्ट ये होगा कि हमारी जो प्रीमियम इनकम है वो भी अच्छी बढ़ेगी। 30 सितंबर तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो वार्षिक लक्ष्य है प्रीमियम का उसका 50% हम ऑलरेडी इंडिविजुअल एश्योरेंसेस में कर चुके हैं। तो हमारी उम्मीद है कि जो हमारा बजट है, इंटरनल बजट जो हमारा बोर्ड से अप्रूव्ड है, उसको हम बड़े आराम से दूसरी छमाही में पूरा करते हुए पूरे वर्ष का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। परफेक्ट। राजकुमार साहब, एक और चीज़ बताएं कि इस वित्त वर्ष में LIC ने कितना निवेश किया है मार्केट में, डेट में, इक्विटी में? पूरे साल का आपका क्या टारगेट है, किस तरह का रेशियो लेकर आप चल रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दें। चूँकि आपका बैकग्राउंड पूरा इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा है, आप LIC म्यूचुअल फंड की भी कमान संभाल चुके हैं, LIC में भी इन्वेस्टमेंट्स को आप क्लोजली देखते हैं, तो इसके बारे में जानकारी दें सर। संघवी जी, हमारा जो वर्ष के शुरू में जो लक्ष्य रहता है वो इस बात पे निर्भर करता है कि हमारी फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी रहेगी, उसकी फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है, हमारी प्रीमियम इनकम कितनी रहेगी, रिन्यूअल कितनी रहेगी। तो उसके अनुसार हमने 4 लाख करोड़ का कुल लक्ष्य रखा था कि हम निवेश करेंगे बाज़ार में, डेट और इक्विटी दोनों में। और अभी तक हम 2,68,000 करोड़ का निवेश कर चुके हैं और उसमें से जो इक्विटी में है वो लगभग 50,000 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है और बाकी का जो रेस्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें से 20,000 करोड़ के करीब डेट मार्केट में, जिसमें NCDs वगैरह आते हैं, और बाकी का पैसा जो है वो भारत सरकार के GSEC या SDLs में लगाया गया है। हमारा ये उम्मीद है कि जो अगली छमाही है उसके अंदर कम से कम 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम और करेंगे। अब जो अगर बात करते हैं कि डेट या इक्विटी रेशो की, तो आप ये समझे कि हमारे जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं या कॉरपोरेशन है, उसका निवेश जो रेगुलेशंस हैं IRD के द्वारा बनाए गए या इंश्योरेंस एक्ट उसके अनुसार होता है।
उसके अनुसार कम से कम 50% हमें या तो जीसेक में 25% कम से कम, और बाकी 25% जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं, राज्यों के विकास लोन होते हैं, उसमें हमें लगाना कंपलसरी है। लेकिन हमारा जो निवेश है इस वक्त वो 68% यानी कि 68% या तो जीसेक में है या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में है। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि जो निवेश है वो सुरक्षित होना चाहिए। ये पॉलिसी होल्डर्स का पैसा है और उस निवेश के साथ साथ सुरक्षा के साथ साथ हमें उसमें अच्छी रिटर्न के लिए भी करना पड़ता है। इसलिए हम इक्विटी के मार्केट में या दूसरे डेट मार्केट में जो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स एक्सेट्रा होते हैं उसके अंदर भी हम लगाते हैं। तो नॉर्मली जो इक्विटी के अंदर है वो 15 से 20% तक हम निवेश करते हैं और रेस्ट हमारा जो है वो डेट में जाता है, इंक्लूडिंग जीसेक में। लेकिन ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि मार्केट की कंडीशन क्या है, हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। हमारा जो निवेश विभाग है वो दोनों स्ट्रेटजीज़ पे काम करता है, एक वैल्यू स्ट्रेटजी रहती है और दूसरी ग्रोथ स्ट्रेटजी रहती है। हम सेक्टर एग्नोस्टिक रहते हैं, हम कोई सेक्टर के अंदर किसी भी सेक्टर को नहीं लेके चलते हैं, हम ये लेके चलते हैं कि कंपनी कौन सी अच्छा परफॉर्म करने वाली है और उसके अनुसार उसके माध्यम से हम निवेश करते हैं। ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि लगभग सारी कंपनियों ने टर्म इंश्योरेंस के दाम बढ़ाए हैं, एलआईसी ने अभी तक नहीं बढ़ाए हैं, तो क्या आपका भी इरादा है बढ़ाएंगे या इस वित्त वर्ष में तो नहीं? लाइफ इंश्योरेंस, पर्टिकुलरली टर्म इंश्योरेंस या कोई भी हम प्रोडक्ट ले लें, उसका जो प्रीमियम है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। पहला ये है कि मॉर्टेलिटी एक्सपीरियंस क्या है, दूसरा है कि एक्सपेक्टेड उस प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद कितनी डेथ्स हुई या हमारा जो एक्सपीरियंस था, जो हमारा जो प्रेडिक्शन था उसके अनुसार है या नहीं है। इसके ऊपर तीसरा जो रहता है वो है री इंश्योरर का अरेंजमेंट। आज की डेट में हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं है कि हम टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम का रेट्स बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा वो आज की डेट में नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज की डेट में मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही फेवरेबल है और मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य के अंदर हमें कभी भी आवश्यकता पड़ेगी कि हम टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार साहब, आपने समय निकाला, एलआईसी से जुड़े हुए और वेदांता की डीलिस्टिंग से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब दिए। और हमारे दर्शक कई सारे आपसे बातचीत करते हुए भी काफ़ी दर्शकों के मैसेज जो मुझे आ रहे हैं वो एलआईसी को धन्यवाद दे रहे हैं कि एलआईसी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के हक की बात रखते हुए अपनी बिड वेदांता के ऑफर में रखी, उसके लिए आपको बधाई भी दे रहे हैं और धन्यवाद भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज वक्त निकाल के बातचीत करने के लिए।